प्यारे दोस्तों, पेश है किस्सा गुलचेहरा का। गुलचेहरा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वे बहुत अमीर थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रार्थनाओं के बाद गुलचेहरा पैदा हुई। इस खुशी में गुलचेहरा के पिता ने दोस्तों को दावत दी और लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। गुलचेहरा की परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई। जब वो 4 साल की हुई तो अपनी तोतली आवाज से बातें करके माँ बाप का दिल खुश करती थी। माँ उसे प्यार से गुल कहा करती थी। वो बहुत शरारती थी। रसोई घर में घुसकर खाने पीने की चीजें खराब कर देती थी। पकती हुई हांडी में नमक का डिब्बा उलट देती थी, जिससे रसोइये का नाम खराब होता था। दूसरों को बुरा भला कहलवाने में उन्हें बड़ा मजा आता था। एक दिन की बात है, जब नौकरानियां सो रही थी, गुलचेहरा चुपके से उठीन और सोचने लगी कि आज कौन सा नया खेल खेला जाए। आखिरकार उन्होंने नौकरानियों की चोटियों में एक मोटा धागा बांधा, उसे तेल में भिगोकर माचिस की तीली से जला दिया और आकर लेट गई। थोड़ी देर में उनके सिर में आग लगनी शुरू हुई और ऐसा हंगामा हुआ कि बस वे दर्द से एक दूसरे से चिपक रही थी और चिल्ला रही थी। पूरे घर में शोर मच गया था। शोर सुनकर मां बड़बड़ाई और उनकी आग बुझाने के लिए जाने लगी, लेकिन गुलचेहरा अपनी मां से इस तरह चिपक गई थी कि उन्हें उठने नहीं दिया। मां ने बहुत बार आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो डरपोक महिला खुद के जलने के डर से लिहाफ में छिप गई। आखिरकार वे सभी नौकरानियां जलकर मर गई। जब गुल के पिता घर आए तो ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पत्नी से कहा, हाय, ये क्या हुआ? नौकरानियां कैसे जलकर मर गईं? गुलचेहरा की मां ने कहा, मैं तो सो रही थी। जब वे जलने लगी और चीखी, तब मेरी आंख खुली। मैंने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, पर गुलचेहरा मुझसे इस तरह चिपक गई थी कि उन्होंने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। गुलचेहरा के पिता ने कहा, तुमने पड़ोसियों को क्यों नहीं बुलाया? वे तुम्हारी जरूर मदद करते। गुलचेहरा की मां ने कहा, इतना समय कहां था कि मैं घर घर जाकर लोगों को बुलाती? उन्हें खुद आना चाहिए था। भला मैं अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती थी? गुल के पिता ने कहा, बेवकूफ औरत, ये तुमने घर में बैठकर क्या कर दिया? देखो, राजा तुम्हें और मुझे कैसी सजा देते हैं। गुलचेहरा की मां ने कहा, राजा तो तुम्हारा दोस्त है। अगर वो पूछे तो कह देना कि इसमें हमारा क्या कसूर है। उनकी मौत इसी तरह लिखी हुई थी। गुलचेहरा के पिता ने कहा, अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर बेचारे ने नौकरानियों को दफनाने का फैसला किया। जब जनाजे तैयार थे, तभी राजा का एक दूत आया और एक पत्र गुलचेहरा के पिता को दे दिया। उन्होंने उसे पढ़ा और पत्नी से कहने लगे, देखो, अब हम पर क्या मुसीबत आती है। राजा ने मुझे बुलाया है, न जाने वो क्या करेगा। ये कहकर उन्होंने वो कागज अपनी पत्नी को दे दिया। गुलचेहरा की मां ने लापरवाही से उसे लेकर अपने तकिए के नीचे सरका दिया। गुलचेहरा ने उसे रखते हुए देख लिया और वो कागज वहां से निकालकर फाड़ दिया और दूत के हाथ में दे दिया। दूत जवाब का इंतजार कर ही रहा था। वो फटा हुआ कागज लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने जब अपने आदेश की ये हालत देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, एक छोटे से व्यापारी की ये हिम्मत। उसने कोतवाल को आदेश दिया कि उसका घर लूट लो और उसे बच्चों समेत बांध लाओ। कोतवाल सिपाहियों को लेकर उस तरफ रवाना हुआ। व्यापारी का सामान सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। सारा घर लूट लिया गया, यहां तक कि दरवाजों के किवाड़ भी उतार कर ले गए। कोतवाल ने व्यापारी को बांध लिया। गुलचेहरा और उसकी मां भी साथ थी और तीनों लाशें भी। राजा पहले से ही गुस्से में बैठा था। व्यापारी को देखते ही कहने लगा, पापी, तुझे अपनी बेजुबान नौकरानियों को मारते हुए दया नहीं आई? निर्दयी, बेशर्म, अपने अपराध पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ और मेरा कागज भी फाड़कर भेज दिया। गुलचेहरा के पिता ने कहा, हुजूर, मेरी तो सुनिए। राजा ने गुस्से से कहा,
जल्दी बोल, क्या कहता है? गुल चेहरा के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जिस दिन ये जली उस दिन मैं घर पर नहीं था। एक दोस्त के यहां मेहमान गया हुआ था। जब सुबह घर आया तो ये खौफनाक मंजर देखा। मैं घबरा गया। मैंने पत्नी से पूछा, पर उसने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैंने दया और मानवीय कर्तव्य निभाते हुए नौकरानियों के दफनाने का सामान कर रहा था कि आपके सिपाही ने मुझे आदेश पत्र दिया। मैं उसे पढ़कर और भी परेशान हो गया। मैंने वो कागज अपनी पत्नी को रखने के लिए दे दिया और दरबार में पेश होने की तैयारी करने लगा। लेकिन मेरी शरारती बेटी कागज फाड़कर आपके सिपाही को दे आई। ये सब इस गुल चेहरा की करतूत है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा के दिल पर इन बातों का जरा भी असर नहीं हुआ और उसने गुल की मां से डांटकर पूछा, जालिम औरत, नौकरानियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उन्हें इस तरह मारा और सबको एक साथ जलाकर मौत के घाट उतार दिया? गुल चेहरा की मां ने कहा, हुजूर, खुद सोचिए, भला इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैं इन्हें मारती? वे तो मेरी बहुत वफादार नौकरानियां थी। राजा ने कहा, तो फिर तूने आग बुझाने में उनकी मदद क्यों नहीं की? गुल चेहरा की मां ने कहा, जिस समय उनके सिर में आग लगी थी तो मेरे होश उड़ गए थे। राजा बोला, तो फिर बाहर से पड़ोसियों को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? तूने जानबूझकर लापरवाही की और उन्हें जलने दिया। ये बातें हो रही थी कि गुल चेहरा एकदम बोल उठीन, हुजूर, मैंने इन्हें जलाया है। मैंने इनके सिरों में एक रस्सी बांधकर तेल में भिगोकर आग लगाई थी, जिससे वे जलकर मर गई। राजा ने कहा, ये सब तेरी मां के करतूत है। इसी ने तुझे ये बातें सिखाई होंगी और इस तरकीब से इन्हें मारा होगा। ये कहकर राजा ने फैसला सुनाया और ये सजा दी कि गुल चेहरा के पिता का मुंह काला करके शहर से निकाल दिया जाए और उसकी मां को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। गुल चेहरा के पिता गुल चेहरा को गोद में लेकर रोते हुए शहर से निकलकर चल दिए। बेचारे गांव गांव मांगते खाते चले जाते थे। बहुत दिनों बाद एक शहर में पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यापारी ने अपने यहां नौकर रख लिया। ये व्यापारी गुल चेहरा से बहुत प्यार करने लगा। खाना भी अपने साथ खिलाता था। उस व्यापारी की कोई संतान नहीं थी। उसने गुल चेहरा को गोद ले लिया। व्यापारी बहुत अच्छे स्वभाव का आदमी था। अच्छा होने की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। गुल चेहरा के पिता को उसके पास रहते थे बहुत समय हो गया। गुल चेहरा जवान होने के करीब थी। अब वो पूरे 13 साल की हो गई थी। उम्र के साथ साथ उसकी शरारतें और चालाकियां भी बढ़ गई थी। एक दिन की बात है कि गुल चेहरा अपनी दुकान पर बैठी कागज की नाव बना रही थी। उस समय दुकान में न तो उनके पिता थे और न ही व्यापारी। तभी एक औरत आई और उसने गुल चेहरा से नरम आवाज में पूछा, मियां लड़की, व्यापारी कहाँ है? गुल चेहरा ने कहा, वो अभी किसी काम से बाहर गए हैं। आप बैठिए, वे भी आते ही होंगे। औरत बैठ गई और उसने गुल चेहरा को समझदार लड़की समझकर समय बिताने के लिए बातचीत शुरू कर दी। वो कहने लगी, मियां लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? गुल चेहरा ने दोनों होंठ फुलाकर और मुंह टेढ़ा सा बनाकर कहा, आप भी तो अपना नाम बताइए। औरत बोली, पहले तुम बताओ। गुल चेहरा ने कहा, असली नाम तो मालूम नहीं। मां मुझे प्यार से गुल कहा करती थी। औरत ने फिर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? गुल चेहरा बोली, ये तो टेढ़ा सवाल है। औरत ने पूछा, क्यों? गुल चेहरा बोली, इसलिए कि आपको अपना घूंघट उठाकर मुंह दिखाना पड़ेगा। औरत ने हैरान होकर कहा, यह क्या बात कही? दूसरे की सूरत देखकर भी उम्र बताई जा सकती है। ये नया तरीका तुमने ही निकाला है। ये कहते हुए उसने अपना घूंघट ऊपर उठा लिया। गुल चेहरा उसे देखकर उछलकर बोली, आपकी उम्र से पूरे 4 साल छोटी हूं। औरत ने कहा, मैं तो 17 साल की हूं। इस हिसाब से तुम्हारी उम्र 13 साल की हुई। गुल चेहरा मुस्कुराकर बोली, ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर बाद औरत बोली, अच्छा, अब मैं जाती हूं। तुम्हारे पिता अभी तक तो आए नहीं।
गुलचेहरा ने कहा, वो आते ही होंगे, आप बैठ जाइए। ये आप ही का घर है, आप तो मेरी बड़ी बहन की जगह है। औरत ने हंसकर पूछा, गुलचेहरा ने कुछ पढ़ा लिखा भी है? गुलचेहरा ने भरी हुई आवाज में कहा, हुजूर, न कुछ पढ़ा न लिखा, न दुकान पर ही कुछ काम करती हूं। दिन भर बैठी हुई सोचती ही रहती हूं। औरत ने पूछा, तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो? इतनी छोटी उम्र में सोचने भी लगी? गुलचेहरा ने कहा, क्या बताऊं? जिस बात को मैं सोचती रहती हूं, देखे आगे वो क्या रंग लाती है। भगवान बचाए बुरी घड़ी से। औरत ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या बात है कि तुम इतनी परेशान हो रही हो? गुलचेहरा बोली, बात यह है कि व्यापारी जिसने मुझे बेटी बनाया है, वो बहुत बुरे स्वभाव का और आवारा आदमी है। वो ठीक आदमी नहीं है। ये इसलिए बता रही हूं कि मैंने आपको बड़ी बहन कह दिया है। औरत ने कहा, ए चल, दूर हो, बड़ी सच्ची बनती है। व्यापारी तो बड़ा अच्छा आदमी है, तू बड़ी नमक हराम है, जिसका खाती है उसी को बदनाम करती है। गुलचेहरा धीरे से बोली, इस धोखे में मत रहना। औरत ने कहा, चल, मुझे क्यों बेवकूफ बनाती है? धूर्त कही की, भगवान तुझसे बचाए। शक्ल तो बड़ी भोली है और गुण ऐसे हैं कि बस बचता ही रहे कोई। गुलचेहरा बोली, कल आप अपनी आंखों से देख लेंगी। औरत ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, कल आऊंगी मैं। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद गुलचेहरा का पिता यानी व्यापारी आ गया। गुलचेहरा ने उसे देखते ही मचलना और रोना शुरू कर दिया। व्यापारी ने गुलचेहरा से पूछा, बेटी, क्या हुआ? क्यों रोती है? किसी ने मारा है क्या? गुलचेहरा ने कहा, नहीं, किसी ने नहीं मारा। मैं अभी सो रही थी, सपने में अपनी मां को देखा। वो मुझसे कह रही थी कि बेटी, अभी तेरी शादी नहीं हुई, मुझे तेरी दुल्हन देखने की इच्छा थी। वो होती तो मेरी आत्मा को शांति मिलती। मैंने कहा, मां, फिर मैं क्या करूं? वो कहने लगी, तू ही एक दिन दुल्हन के कपड़े पहनकर मेरी आत्मा को शांति दे, तब मेरी आत्मा खुश होगी। व्यापारी ने सिर पर हाथ फेरकर कहा, रोने की क्या बात है? कल तुम दुल्हन के कपड़े पहन लेना और अपनी मां की इच्छा पूरी कर देना। दूसरे दिन गुलचेहरा ने औरत के आने से पहले दुल्हन के कपड़े पहने और व्यापारी से मिठाई मंगवाकर आत्मा को शांति देने के बहाने कोने में बैठकर खूब खाई और खूब झूठी मूठी व्यापारी को भी खिलाई। व्यापारी मिठाई खाकर प्यार से बोले, क्यों बेटी, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी भी आत्मा को इसी तरह शांति दोगी? गुलचेहरा ने उनके गले में बाहें डालकर कहा, क्यों नहीं अब्बा जान, मैं तुम्हारी आत्मा को जरूर शांति दूंगी। ये कहकर उनकी दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगी। व्यापारी को भी प्यार आ गया और वो उनसे प्यार करने लगा। इतने में वो औरत भी आ गई। वो देखती क्या है कि एक पतली दुबली, नाजुक, करीब 13 साल की लड़की व्यापारी की गोद में बैठी है। शाम हो चुकी थी, कोई चीज साफ नजर नहीं आती थी। औरत ये नजारा देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। बिना पूछे ताछे उसने व्यापारी को 2 तमाचे जड़ दिए और कहने लगी, हरामखोर, तू हरगिज इस लायक नहीं कि शरीफ औरतें तेरी दुकान पर सामान लेने आए। आज ही तुझे शहर से निकलवा दूंगी। तू जानता नहीं कि मैं काजी की लड़की हूं। व्यापारी आंखें फाड़कर बोले, नाराज क्यों होती हो? मेरा कसूर क्या है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? औरत ने कहा, बेशर्म कही का, ये लड़की कौन है? व्यापारी ने कहा, हुजूर, ये मेरी बेटी है। औरत ने पूछा, कौन? गुलचेहरा। व्यापारी ने कहा, जी हुजूर। औरत बोली, अरे, इसे क्या हो गया जो दुल्हन के कपड़े पहनकर तेरी गोद में चढ़ बैठी? व्यापारी ने सारा किस्सा सुना दिया और इतने में शर्मिंदा होते हुए कहा, गुलचेहरा ने मुझे बहुत धोखा दिया और जो गुलचेहरा से बातें हुई थी वो सब व्यापारी को सुना दी। जरा देर तो गुलचेहरा चुप रही और फिर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यापारी की ठोड़ी में हाथ डालकर कहना शुरू किया, अब्बा जान, ये बड़ी चालाक मालूम होती है,
इन्होंने आकर पहले आपका स्वभाव पूछा। मैंने कहा, भगवान का शुक्र है। फिर पूछने लगी कि तू अपनी शादी क्यों नहीं कराती। मैंने कहा, मैं तो अभी पूरे 13 साल की भी नहीं हूं। इस पर कहने लगी, फिर अपने पिता की शादी करा दे। मैंने कहा, उनकी उम्र अब शादी के लायक कहां, वे तो बूढ़े हो गए हैं, सफेद दाढ़ी है। कहने लगी, अपने पिता से कहना तो सही। मैंने कहा, उन बेचारे से कौन शादी करेगा। कहने लगी कि मैं कैसी हूं। मैंने कहा, आपका और उनका क्या मेल। ये कहने लगी कि अगर वह मुझसे शादी से इनकार करेगा तो मैं उसे शहर से निकलवा दूंगी और उसकी सारी संपत्ति लुटवा दूंगी। मैंने कहा, वो आपसे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें सूली पर ही लटका दे। ये सुनकर औरत की एड़ी से चोटी तक आग लग गई और उसने गुलचेहरा का गिरेबान पकड़कर कहा, जाती कहां है झूठी। तूने जो तूफान मुझ पर उठाया है उसका नतीजा तुझे अभी दिखा दूंगी। गुलचेहरा को चप्पलों से पीटकर औरत अपने घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते भर दिल में कोसती हुई और अपनी इज्जत पर दाग लगने के डर से चुपचाप चली जा रही थी। पाव कहीं डाल रही थी और पड़ कहीं रहा था। आखिरकार गिरते पड़ते अपने घर पहुंची और बदनामी के ख्याल से किसी से जिक्र नहीं किया। जब औरत चली गई तो व्यापारी ने गुलचेहरा से पूछा, सच बताओ, क्या बात थी। अगर तूने औरत पर झूठ बोला होगा तो काजी हमारे घर की ईंट से ईंट बजा देगा। गुलचेहरा यकीन दिलाने के लिए व्यापारी की नाक पर उंगली रखते हुए बोली, अच्छे बाबा, मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। मेरी उससे कोई दुश्मनी थोड़ी थी। मैंने तो उसके मुंह पर साफ साफ बात कह दी। व्यापारी ने कहा, वो तो बड़ी अच्छी और खुशमिजाज है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस्सा क्या है। इतने में गुलचेहरा का असली पिता आ गया। वो गुलचेहरा को दुल्हन के कपड़े पहने देखकर कहने लगा, इसको क्या हुआ जो नौकरानी बनी बैठी है। व्यापारी ने गुलचेहरा के सपने का हाल सुनाया। गुलचेहरा के पिता ने कहा, ये झूठी है, इसकी मां हरगिज ऐसा नहीं कह सकती। वो इससे खुश नहीं थी क्योंकि इसकी शरारत ने ही उसे मरवा दिया था। व्यापारी हक्का बक्का होकर गुलचेहरा की तरफ देखने लगा। गुलचेहरा के पिता ने सारी कहानी व्यापारी को सुनाई। अब तो व्यापारी की आंखें खुली। दिल में कहने लगा कि ये सारी शरारत गुलचेहरा की है। औरत बेकसूर है। ये लड़की बड़ी झूठी, धोखेबाज और दगाबाज मालूम होती है। अब मुझे न जाने किन किन हालों में पहुंचाएगी। गुलचेहरा व्यापारी को चिंतित देखकर अपने पिता को कहने लगी, ये आदमी हरगिज मेरा पिता नहीं है, झूठ बकता है। असल में बात यह है कि हम बगदाद की तरफ जा रहे थे। जब हमारा काफिला बीच जंगल में पहुंचा तो डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और सारा सामान लूट लिया। सामान बांटा गया तो मैं और मेरी मां इस डाकू के कब्जे में आई। इसने मेरी मां को तो मार डाला और मुझे अपनी बेटी बताकर अपने साथ लिए फिरता रहा। यह सुनकर व्यापारी कुछ देर तक चुप रहे। आखिरकार उन्होंने गुलचेहरा से कहा, मगर तेरी सूरत तो इससे मिलती है। गुलचेहरा ने उछलकर कहा, वाह खूब। क्या दुनिया में एक सूरत के 2 आदमी नहीं होते? हजारों आदमी ऐसे मालूम होते हैं जैसे भाई भाई हों। मेरा पिता यहां कहां? वो तो स्वर्ग के मजे ले रहा होगा। ये तो डाकू है, इसी ने मेरे पिता को मारा है। गुलचेहरा का पिता आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, अफसोस है कि बेटी पिता की दुश्मन हो गई। व्यापारी ने गुलचेहरा के पिता से कहा, क्यों मियां, ये क्या कहती है? गुलचेहरा का पिता गुस्से से बोला, ये लड़की झूठ बकती है, मैं ही इसका पिता हूं। गुलचेहरा ने कहा, मैं झूठी हूं या कि तू? मैं तेरी बेटी नहीं हूं। यह कहकर व्यापारी को यकीन दिलाने के लिए वो फिरकी की तरह नाची और नाचकर एक थप्पड़ अपने पिता के गाल पर जड़ दिया और कहा, चला जा कमीने, दगाबाज, बदमाश, बेईमान कही के। गुलचेहरा का पिता थप्पड़ खाकर उसकी तरफ देखने लगा। व्यापारी ने उसको परेशान देखकर कहा, देखता क्या है? अपनी भलाई चाहता है तो मेरे सामने से दूर हो जा। गुलचेहरा के पिता ने व्यापारी की बहुत खुशामद की और कहने लगा,
अब तो रात हो गई है, सुबह को चला जाऊंगा। व्यापारी ने उसे रात काटने की इजाजत दे दी। गुलचेहरा का पिता बहुत देर तक अपनी किस्मत पर खून के आंसू बहाता रहा। गुलचेहरा उसके पलंग के पास बार बार आती और छोटी छोटी आंखें चमकाकर, मुस्कुराकर व्यापारी के पास बैठ जाती। रात ज्यादा हो गई थी। गुलचेहरा और व्यापारी तो सो गए। चुपके से गुलचेहरा का पिता उठे और प्यार भरी नजरें बेटी के चेहरे पर डाली और मुड़ मुड़ कर देखते हुए छत पर पहुंचे और वहां से कूदकर मर गए। सुबह को जब गुलचेहरा और व्यापारी सोकर उठे तो देखते क्या है कि गुलचेहरा के पिता की लाश गली में पड़ी है और लोग इकट्ठे हैं। ये नजारा देखकर व्यापारी बहुत परेशान हुआ। गुलचेहरा ने लाश से चिपककर हाय अब्बा, हाय अब्बा कहकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और इतना चीखें कि राहगीर इकट्ठे हो गए और तरह तरह के सवाल करने लगे। व्यापारी ने गिरफ्तारी के डर से लोगों को बातों में टालना चाहा, मगर गुलचेहरा चीख चीख कर कह रही थी, हाय अब्बा, तुम्हें व्यापारी ने मार डाला। व्यापारी के होश उड़े जाते थे। दिल में कह रहा था, इसका रोना हुआ और मेरी बुरी किस्मत आ गई। बार बार कहता था, चुप रह मनहूस। उन्हीं लोगों में से किसी ने कोतवाली में खबर कर दी। कोतवाल तुरंत सिपाहियों को लेकर व्यापारी के घर पर आ धमका। गुलचेहरा बराबर रोती ही रही। कोतवाल के आने पर उन्होंने साफ साफ कहना शुरू किया, व्यापारी साहब, किसी की जान लेना आसान नहीं। अब आपको पता चलेगा, गुस्सा करने का मजा आ जाएगा। व्यापारी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुलचेहरा रोती और चीखती ही रही। कोतवाल गुलचेहरा से पूछने लगा, इसने तेरे पिता को क्यों मारा? गुलचेहरा ने कहा, हुजूर, इस व्यापारी ने मुझे गोद ले रखा है। इसके पास रहते थे मुझे 2 साल हो गए थे। मेरी पिता मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, लेकिन ये मुझे रोकता था। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया और इसने मेरी पिता को छत पर से धकेल दिया। कोतवाल ने सिर हिलाते हुए कहा, लड़की सच कहती है, जरूर यही बात है। व्यापारी बोला, हुजूर, ये लड़की झूठ बोलती है, मैंने इसे नहीं मारा, ये खुद गिर पड़ी होगी। कोतवाल ने कहा, क्यों झूठी बातें बनाता है? भला कोई ऐसी जगह से भी गिर सकता है? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? व्यापारी ने कहा, जनाब, ये लड़की झूठी और धोखेबाज है। जरा इसकी कहानी सुनो तो पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। कोतवाल ने कहा, अपनी कहानी बादशाह को सुनाना, हमें सुनने की कोई जरूरत नहीं। व्यापारी ने कहा, अच्छा हुजूर, आप न सुने, बादशाह को सुना दूंगा, वहां तो न्याय होगा। कोतवाल ने कहा, तेरी बातों से जाहिर होता है तू ही कातिल है, लेकिन कुछ सुनाना चाहता है तो सुना। व्यापारी अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि गुलचेहरा चीख चीख कर कहने लगी, हुजूर, ये शख्स 1000 झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप इसका जरा यकीन नहीं करेंगे। कोतवाल ने उसे दिलासा दी, घबराओ नहीं, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। मैं जानता हूं कि यह व्यापारी बड़ा धोखेबाज और झूठा है, लेकिन देखे क्या बकता है। गुलचेहरा ने रोकर कहा, हुजूर, मुझे इससे डर लगता है। कोतवाल ने प्यार करके कहा, डरो मत, तुम्हारे रोने से मेरा कलेजा फटता है और मुझे तुम पर दया आती है। यह कहकर कोतवाल ने व्यापारी से कड़क कर कहा, जल्दी कह, चुप क्यों खड़ा है? दिल में सोचता होगा कि कोई मनगढ़ंत कहानी बनाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। व्यापारी ने गुलचेहरा के कारनामे बता दिए और गवाह के लिए काजी की बेटी को ठहराया। व्यापारी का यह बयान सुनकर कोतवाल बहुत परेशान हुआ। वो सोच रहा था कि एक इज्जतदार बड़े आदमी की लड़की को यहां कैसे बुला सकता हूं। अचानक गुलचेहरा कोतवाल से हाथ जोड़कर बोली, हुजूर, मैं भी कुछ कहना चाहूं। कोतवाल ने कहा, कहो। इस पर गुलचेहरा ने रुक रुक कर कहना शुरू किया, क्या कहूं? शर्म आती है, लेकिन कहे बिना काम भी नहीं चलेगा। बात यह है, काजी जी की बेटी जो है वो असल में मेरी मां है। कोतवाल आंखें फाड़कर बोला, वो कैसे?
अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई। गुलचेहरा ने कहा, शादी हुई या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन वो हंसती हुई आई थी। मुझसे व्यापारी को पूछने लगी। मैंने कहा, आप क्यों पूछती हैं? हंसकर कहने लगी, तू पूछने वाली कौन है? मैंने कहा, मैं उनकी बेटी हूं। इस पर वो कहने लगी, फिर संतान से क्या पर्दा? मेरा इरादा व्यापारी से शादी करने का है। मैंने कहा, वो तो कभी भी शादी नहीं करेंगे। इस पर उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर मेरे एक तमाचा जड़ दिया और दुकान से चली गई। मैं रो रही थी कि इतने में मेरे अब्बा जान यानी व्यापारी साहब आ गए और पूछने लगे, क्यों रोती है? मैंने सारा हाल सुना दिया। सुनकर पहले तो दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर मूंछ मरोड़ी और मुस्कुराकर कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, वो अगर अब के आई तो तुम दुल्हन के कपड़े पहन लेना। मैं थोड़ी सी मिठाई ला दूंगा, एक कोने में बैठकर खाती रहना। मैं उसे तुम्हारी बाबत बताना चाहता हूं कि ये लड़की भी मुझसे शादी करना चाहती है। अगर वो तुझसे पूछे तो कह देना कि मैं शहर कोतवाल की लड़की हूं। इसलिए इन्होंने मुझे जबरदस्ती दुल्हन के कपड़े पहनाकर एक तरफ कोने में बिठा दिया। सामने थोड़ी सी मिठाई रख दी और मैं मिठाई चुपके चुपके खाती रही। थोड़ी देर बाद वो औरत आ गई और देर तक व्यापारी से हंसी मजाक करती रही। फिर मेरी तरफ ध्यान दिया। ये व्यापारी साहब मेरी तारीफ करते रहे, बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरकर कहते थे, भगवान क्या प्यारा नाम है, जमुर्रुद। आप दिलावर खां साहब कोतवाल शहर की बेटी है। जब काजी की लड़की चली गई तो मुझसे दुल्हन के कपड़े उतरवा दिए। ये व्यापारी साहब जो अब खड़े हुए आंसू बहा रहे हैं, मुझसे कहने लगे, शादी करने का तरीका सीख लो, मेरे बाद तुम भी मेरा नाम इसी तरह रोशन करना। इतना ही कह पाई थी कि इतने में मेरी असली पिता आ गई और वो मेरे दुल्हन के कपड़ों को देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि दुल्हन के कपड़े पहनकर क्यों बैठी है? व्यापारी ने मेरी मरी हुई मां पर इल्जाम लगाया और सपने का बहाना कर दिया, लेकिन मैंने सारा भेद अपनी पिता को बता दिया। जनाब, मेरी पिता बड़ी अच्छी शरीफ आदमी थी। गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी, इस तरह तो तुम मेरी लड़की को बिगाड़ दोगे, मैं इसे अपने साथ लिए जाती हूं। ये कहने लगे, मैंने इसे गोद लिया है, हरगिज नहीं जाने दूंगा। इस पर तू मैं होने लगी। ये जनाब उस समय तो चुप रहे, लेकिन रात के समय मौका पाकर मेरी पिता को छत से धक्का दे दिया। ये कहकर गुलचेहरा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कोतवाल अपनी बेटी का नाम सुनकर दिल में बेचैन हो रहा था। गुलचेहरा का बयान खत्म होते ही उसने व्यापारी को बांध लिया और घसीटता हुआ कोतवाली ले गया। वहां खूब पीटा और हवालात में बंद कर दिया। गुलचेहरा अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। व्यापारी उनको देखकर बार बार गुस्से से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता था, पर मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। कोतवाल ने गुस्से में व्यापारी के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणी दी और तुरंत मुकदमा काजी साहब की अदालत में भेज दिया। काजी साहब ने जब गुलचेहरा के बयान सुने तो वो मारे गुस्से के थरथर कांपने लगे। कुर्सी पर बैठना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने मुकदमा तो शहर के राजा के पास भेज दिया, साथ ही अपनी बेइज्जती का बदला चाहा और सीधे जनाने खाने में पहुंचे। राजा बहुत समझदार था, लेकिन वो भी जल्दी किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सका। उसने फिर दोबारा गुलचेहरा और व्यापारी के बयान सुने। काजी की हरकतें भी कुछ अजीबोगरीब थी। सारा मुकदमा उलझा हुआ था। राजा बहुत हैरान था कि ये मामला क्या है। आखिरकार 2 दिन के लिए मुकदमा टाल दिया। तीसरे दिन फिर राजा ने सबको बुलाया और नए सिरे से बयान सुने। दरबार खुला था। उस मुकदमे की खबर सुनकर दूर दूर से लोग आए थे। दरबारियों और इज्जतदार लोगों ने राजा से विनती की, व्यापारी अच्छा, शरीफ और साफ दिल आदमी है, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। बहुत देर विचार करने के बाद राजा ने आदेश दिया, क्योंकि मुकदमे में कोई गवाह नहीं है, इसलिए सच्चाई की परीक्षा के लिए व्यापारी और गुलचेहरा को आग में से गुजारा जाए।
बहुत सी लकड़ियां जमा करके आग जलाई गई और गुलचेहरा से कहा गया कि अपनी सच्चाई का इम्तिहान दे। आग के भड़कते हुए शोले देखकर गुलचेहरा को अपनी नौकरानियों का जलना याद आ गया। चालाक तो थी, समझ गई कि कुदरत मुझसे उन बेकसूर नौकरानियों का बदला लेना चाहती है। मुंह बनाकर कहने लगी, हुजूर, मुझे मिर्गी की बीमारी है, आग और पानी को देखकर दौरा पड़ जाता है। ये कहकर गुलचेहरा जमीन पर गिरी और बेहोश होकर तख्ते की तरह अकड़ गई। राजा उसकी चालाकी पर खूब हंसे। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। उसने देखते ही कह दिया कि ये तो नाटक कर रही है। गुलचेहरा को सुइयां चुभ गई तो वो सी करके उठकर भागी। सिपाही घसीटते हुए पकड़ लाए। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और गुलचेहरा से पूछा, सच बता, मामला क्या है? मजबूर होकर गुलचेहरा को असली बात बतानी पड़ी। अब गुलचेहरा की शामत आई। झूठ बोलने के इल्जाम में धड़ाधड़ कोड़े पड़ने लगे। पीटते पीटते बेहोश हो गई। राजा ने उन्हें अधमरा जानकर जंगल में डलवा दिया और व्यापारी को बरी कर दिया। गुलचेहरा कई घंटे तक जंगल में बेहोश पड़ी रही। आखिरकार जब होश आया तो सरकर एक पेड़ की छाव में चली गई। दिन भर वही पड़ी रहती। कुछ दिनों में चलने की ताकत आ गई। दिन को किसी पेड़ से फल तोड़ लाती और रात को पेड़ की छाव में सो जाती। एक दिन वो जंगल में पड़ी हुई थी। अचानक एक राहगीर उधर आ निकला। उसने जो उन्हें इस हालत में देखा तो पूछने लगा, मियां, जंगल में अकेली क्यों पड़ी रहती हो? गुलचेहरा ने जवाब दिया, सब किस्मत का खेल है। मुसाफिर ने पूछा, आखिर हुआ क्या? गुलचेहरा बोली, हम यात्रा कर रहे थे। डाकुओं ने हमारे काफिले को लूट लिया। मेरे माँ बाप को मार डाला और सारा सामान छीन लिया और मेरी ये हालत बना दी। मुसाफिर कहने लगा, अगर तुम उचित समझो तो मेरे साथ चले चलो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यह सुनकर गुलचेहरा तो बहुत खुश हो गई। तुरंत साथ हो ली। ये मुसाफिर एक अमीर आदमी था और गहनों का व्यापार करता था। जौहरी ने अपने घर जाकर गुलचेहरा का इलाज किया और बहुत सेवा की। जब गुलचेहरा तंदुरुस्त हो गई तो जौहरी और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई। गुलचेहरा ने भी उनका धन्यवाद किया और आज्ञाकारी बेटी की तरह उनके पास रहने लगी। वहां रहकर गुलचेहरा ने अपनी आज्ञाकारिता और सेवा से कुछ ही दिनों में जौहरी के दिल पर अपनी वफादारी का सिक्का जमा लिया। जौहरी की पत्नी भी उनसे खुश थी, अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। गुलचेहरा 1 साल तक इसी तरह रहती रही। आखिरकार उन्होंने अपनी आदत के अनुसार धोखेबाजी का जाल बिछाना शुरू किया। एक दिन जौहरी की पत्नी से बोली, मां जान, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। जौहरी की पत्नी ने कहा, क्यों बेटी, खाना क्यों नहीं खाओगी? गुलचेहरा बोली, छोटी मां के यहां दावत है। जौहरी की पत्नी ने हैरान होकर कहा, कौन छोटी मां? क्या शहर में तेरी कोई और भी मां रहती है? गुलचेहरा आंखें चमकाकर बोली, आपको नहीं मालूम? बगल में लड़का और शहर में ढिंढोरा। जब अब्बा जान मुझे अपने साथ लाए थे तो हम पहले शहर में आकर 2 दिन उन्हीं के यहां ठहरे थे। अब्बा जान ने उन्हें बहुत से रुपए और तोहफे दिए। जब मैंने पूछा कि ये कौन है तो कहने लगे कि ये तेरी छोटी मां है। ये सुनकर जौहरी की पत्नी बहुत परेशान हुई और पूछने लगी, क्या तेरे अब्बा ने कोई और शादी कर रखी है? गुलचेहरा जोर से हंसकर बोली, अब आप मेरा मतलब समझी। मैं यही तो कहती थी और क्या कहूं। बुरा मत मानिए, वो तो आपको तलाक देने वाले हैं। ये सुनते ही जौहरी की पत्नी की आंखों में आंसू भर आए और रंगत पीली पड़ गई। गुलचेहरा गहरा असर देखकर बोली, भगवान के लिए अब्बा जान से जिक्र मत कीजिएगा, वरना वो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। जौहरी की पत्नी ने कहा, मैं तेरा नाम नहीं लूंगी। गुलचेहरा मुस्कुराकर बोली, वो तो आपको अब्बा जान के बुरे व्यवहार से ही मालूम हो गया होगा। आप तो खुद समझदार हैं। जौहरी की पत्नी ने कहा, भाई, मैं सीधी सादी औरत, क्या जानूं? कभी इस पर गौर ही नहीं किया
कि वो मुझसे कैसा व्यवहार करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। गाते हुए गुल चेहरा वहां से चल दी। जौहरी की पत्नी उसे हैरानी से देखती रह गई। घर में मुसीबत लाकर गुल चेहरा दुकान पर पहुंची और एक कोने में बैठकर चुपके से रोने लगी। जौहरी ने सिर पर हाथ फेरकर कहा, क्यों बेटी, क्या बात है, क्यों रोती है, किसी ने मारा है क्या? गुल चेहरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। जौहरी बोले, शायद माँ बाप याद आ रहे हैं, सब्र करो, रोने से क्या फायदा? गुल चेहरा आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं अब्बा जान, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूं। सगे माँ बाप तो मुसीबत की भेंट चढ़ चुके हैं, उन पर अफसोस करने से क्या हासिल? आपको पिता बनाया था तो आप पर भी मुसीबत आने वाली है। जौहरी ने आंखें फाड़कर कहा, मुझ पर मुसीबत? वो कैसी? सब ठीक तो है? गुल चेहरा धीमी आवाज में बोली, आज मामू जान और नाना आए थे। मां ने संदूक में से निकालकर सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। वे सोने के सिक्के लेकर चले गए। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर आपके डर से कुछ कह नहीं सकी। जौहरी को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि मैं तो खून पसीना एक करके कमाऊं और पत्नी घर में बैठकर लुटाए। ये कमबख्त कहां से भूतनी बनकर चिपक गई। खून का सा घूंट पीकर उस समय तो चुप हो गए, पर जब शाम को घर आए तो गुस्से से तेवर चढ़े हुए थे। जौहरी की पत्नी समझ गई कि आज ये जरूर मुझे तलाक देने आए हैं। मुंह बनाकर कहने लगी, मैं तो बड़ी अभागी पत्नी हूं। आपको खुशी खुशी लेकर आए थे मुझे, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यूं मुझे घूर घूर कर देखोगे। अगर मेरी सूरत से नफरत हो गई है तो साफ कह दो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इसमें शर्म की क्या बात है? जौहरी ने कहा, शर्म तुझे आनी चाहिए नमक हराम। मुझे उल्टी तोहमत लगाती है, घर में बैठकर मुफ्त के खाने खाती है, मेरी दौलत लुटाती है, पहले वहां सारा सामान पहुंचा दिया और अब खुद मायके जाना चाहती है। ये सुनते ही जौहरी की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और चीख कर बोली, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, कमाई खुद लुटाते हो और ऊपर से बातें बनाते हो। जौहरी ने उछलकर पत्नी की चोटियां पकड़ ली और उसे चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। पत्नी ने शोर से आसमान सिर पर उठा लिया। जब गुलचेहरा ने यह नजारा देखा तो वो तुरंत जौहरी की ससुराल पहुंची और वहां से उसके सभी रिश्तेदारों को बुला लाई। सालेसुर पहुंचे तो लड़ाई पूरे शबाब पर थी। जौहरी अपनी पत्नी को आंगन में घसीटे घसीटे फिरता था। बेचारी के कपड़े फटे हुए थे। मायके वालों ने ये हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। अपनी बेटी की तरफदारी में जौहरी पर टूट पड़े, मारते मारते उसका बुरा हाल कर दिया। गुलचेहरा ने देखा कि अब जौहरी काफी पिट चुका है तो वो भागी हुई जौहरी के दोस्तों और रिश्तेदारों में पहुंची और वहां से उन सबको बुला लाई। उन्होंने आकर जौहरी को बचा लिया और उसकी ससुराल वालों से बाकायदा लड़ाई शुरू कर दी। लाठी, चप्पल, थप्पड़, मुक्का, मतलब हर चीज से फायदा उठाया गया। अच्छी खासी लड़ाई हो गई। दोनों तरफ के लोगों को काफी चोटें आई। मोहल्ले वालों ने थानेदार को बुलाकर खड़ा कर दिया। वो उन सबको बांधकर राजा के पास ले गया। बाकायदा मुकदमा पेश हुआ। राजा ने व्यापारी से पूछा, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? व्यापारी ने सारा किस्सा कह सुनाया। जब जौहरी की पत्नी से पूछा गया तो उसने भी गुलचेहरा के मुंह से जो कुछ सुना था राजा को सुना दिया। राजा ने जौहरी के दोस्तों और ससुराल वालों से पूछा, तुम कैसे आए? उन्होंने भी गुलचेहरा का ही नाम लिया। मतलब हर जगह हर बात में गुलचेहरा की शरारत पकड़ी गई। राजा ने गुलचेहरा को बुलाया और ध्यान से सूरत देखी तो ये वही लड़की थी जो पहले व्यापारी के मामले में कोड़ों की सजा पा चुकी थी। राजा ने उसे खतरनाक समझकर बुरी आदतें छुड़ाने के लिए उसको 12 साल के लिए जेल में भेज दिया। इस तरह गुलचेहरा का पाप खत्म हुआ और दुनिया को उससे मुक्ति मिली। जौहरी और जौहरी की पत्नी ने एक दूसरे से माफी मांगी। ससुराल वालों और जौहरी के दोस्तों में भी सुलह हो गई। प्यारे दोस्तों, गुलचेहरा का किस्सा तो यहां खत्म होता है,
लेकिन गौर करने की बात यह है कि दुनिया की हर छोटी या बड़ी बात को बिना जांच के मान लेना एक बड़ी गलती है। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अगर हम बिना सोचे समझे किसी की बात को स्वीकार कर लें, तो ऐसे झगड़े और परेशानियां पैदा हो सकते हैं जो किसी की भी दोस्ती और इज्जत को धूल में मिला सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर बात की सच्चाई को जांचें और जांच के बाद ही उस पर यकीन करें, वरना अंजाम सिर्फ पछतावा होगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।